हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो में हम अपने पैसिव वॉइस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इसके पहले मैंने वॉइस के प्रैक्टिस की 2 वीडियो बना चुका हूं, जिन्हें आप देख चुके होंगे, प्रैक्टिस 1 एंड प्रैक्टिस 2, और ये है प्रैक्टिस क्लास नंबर 3। तो आइए प्रैक्टिस क्लास नंबर 3 में हम उनके आगे की क्वेश्चंस करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों वीडियो को मिलाकर मैंने कुछ 40 क्वेश्चंस के आसपास आपको प्रैक्टिस कराए थे, और इस क्वेश्चंस में हम बात करते हैं 41 से। ओके, तो आइए अब हम ना स्क्रीन पे आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा और आप उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 41। क्या रहेगा? क्वेश्चन 41। अगर क्वेश्चन 41 है तो पढ़िए आपके सामने स्क्रीन पे। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और यहाँ पे हमारे सामने जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 41 वहाँ पे है, तो पढ़िए। लिखा, सम हिंदू एंड सम मुस्लिम लीडर्स, सम हिंदू एंड सम मुस्लिम लीडर्स आर बेंट ऑन strengthening communalism to achieve their political goals। तो आप बताने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, यानी कि A, B, C, D या E। अगर जिस पार्ट में एरर होगा वो वाला पार्ट आपका आंसर होगा। अगर ये सेंटेंस एरर फ्री होगा, यानी कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा E, यानी कि नो एरर। तो चलिए, अब तक अगर आपको पता होगा तो आप आंसर दे चुके होंगे, फिलहाल अगर नहीं पता होगा तो आप बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए, मैं आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा E। क्या होगा? E। क्यों E होगा? इसका आंसर E इस वजह से होगा क्योंकि इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। ये सेंटेंस 100% करेक्ट है, यानी कि ये गिवन सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, एरर फ्री सेंटेंस है। तो इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, बस इसका आंसर होगा E, क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक नहीं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कौन सा है? 42। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 को देखते हैं क्या है। तो आपके सामने यहाँ पे लिखा है 42, आप पढ़िए मेरे साथ साथ। लिखा, हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर दे वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। आइए इसमें देखते हैं क्या मिस्टेक है। वैसे जब तक मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आइए, लिखा हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर। देखिए यहाँ लिखा है हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर। हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर। अब आगे के जो क्वेश्चन है ना, मतलब इसी के आगे लिखा है दे वर। अब वर आया, वर के बाद थर्ड फॉर्म है सेंटेंस्ड। दे वर सेंटेंस्ड। आगे अब टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। चलिए इसको मैं नहीं लिखता हूं। ओके, अब ध्यान से सुनेंगे। यहां पे ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल को पहचानने का तरीका कि आपके पास आएगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये परफेक्ट पार्टिसिपल है जो एक्टिव वॉइस में है। किसमें? एक्टिव वॉइस में। समझ गए? लेकिन इसी का पैसिव फॉर्म होता है हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हो तो इसे हम बोलते हैं पैसिव पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल है लेकिन ये पैसिव में है। किसमें? पैसिव वॉइस में। वॉइस लिख लीजिए साथ में, यह है पैसिव वॉइस में। अब ध्यान से सुनेंगे। लिखा हैविंग फाउंड, इसका मतलब होगा हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, मतलब गिल्टी ऑफ मर्डर उसे पाए जाने पे दे वर सेंटेंस्ड, उसे सेंटेंस किया गया। तो पाए जाने पे नहीं, पा करके। यहाँ पे हो रहा है कि गिल्टी ऑफ मर्डर पा करके उसे दिया गया। तो पा करके मतलब ऐसा लग रहा है। देखिए आप ये समझेंगे कि कॉमा के बाद जो सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनेंगे, कॉमा के बाद जो सब्जेक्ट होता है ना, ऐसा माना जाता है कि वही जो होता है ना इसका सब्जेक्ट होता है। समझ रहे हैं?
तो इसका मतलब दे फाउंड द गिल्टी ऑफ मर्डर, यानी कि वही लोग जो हैं वे लोग गिल्टी ऑफ मर्डर पाए। अब भाई पाए तो किसको पाए, पता तो है नहीं समझ पा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। कॉमा के बाद जो सब्जेक्ट होता है ऐसा माना जाता है इस पार्टिसिपल में कि वही यहाँ पे जो वर्ब है इसका भी सब्जेक्ट है। अब दे को अगर पहले लिखेंगे तो दे हैविंग फाउंड, यानी कि वे लोग पाए, क्या वे लोग पाए गिल्टी ऑफ मर्डर, वे लोग गिल्टी ऑफ मर्डर पा करके उन्हीं लोग को सजा मिल गई। ऐसे कैसे होगा, अगर वे लोग किसी को क्या पाए हैं, गिल्टी ऑफ मर्डर पाए हैं, मतलब किसी को दोषी पाए हैं मर्डर का, तो फिर उन्हें सजा क्यों मिलेगी, जो दोषी पाया गया है उसे तो मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या कि ये जो है इसका सब्जेक्ट अगर बन रहा है तो सेंटेंस सुटेबल नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग व्यक्ति नहीं इसके डूअर होंगे। डूअर का मतलब ये लोग ये लोग किसी को पाए होंगे गिल्टी ऑफ मर्डर, तो फिर इन्हें सजा क्यों मिल गई, जिससे पाए उसे मिलना चाहिए। तो सेंटेंस ऐसा नहीं लग रहा आपको, मीनिंगलेस लग रहा है। तो मीनिंगलेस लग रहा है तो होना चाहिए हैविंग बीन फाउंड, तो हैविंग बीन लगा देंगे। अगर ये पैसिव पार्टिसिपल बना देंगे तो ऐसा हो जाएगा कि उन लोगों को, किनको, ये जो दे यहाँ पे लिखा, इन लोगों को गिल्टी ऑफ मर्डर पा करके इन्हें क्या मिला, सजा मिली। समझ गए। तो आपको इन्हें कट करके आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर। इसका मतलब उन लोगों को बीइंग फाउंड मतलब पाए जाने पे क्या, गिल्टी ऑफ मर्डर, फिर दे वर सेंटेंस्ड, उन्हें सजा मिली। तो इसका मतलब हैविंग बीन फाउंड करना पड़ेगा यहाँ पे, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर दे वर सेंटेंस्ड, यानी कि इधर पैसे में उन्हें सजा मिल रही है तो इन्हें भी आपको पैसे में करना पड़ जाएगा। समझ गए, क्योंकि एक्टिव में करने पे ये मीनिंगलेस बन रहा है। ओके, क्या आप मेरी बातें समझ गए? समझ गए तो ठीक है। अगर नहीं समझोगे तो जब पार्टिसिपल की बात किया जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, उस समय इसको एक बार और अच्छे से कंफर्म किया जाएगा। ओके, तब तक हम आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि हमारे और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास चल रहा है ना। जब इसकी कंसेप्ट की बात आएगी कि आखिरकार पार्टिसिपल हैं क्या, कितने होते हैं, एक्टिव में कैसे मीनिंग देते हैं, पैसिव में क्या देते हैं, कौन मिसमैच पार्टिसिपल है, कौन कौन सा क्या पार्टिसिपल है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पार्टिसिपल नाम के चैप्टर को देखेंगे। और पार्टिसिपल किस में पढ़ेंगे, वर्ब में। ठीक है, तो आइए पहले हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 42 तो आपने देख लिया, आगे देखते हैं 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, और इसका आंसर आप देने की कोशिश करेंगे कि 43 में कौन सा पार्ट एरर है, ए, बी, सी, डी या ए। जो भी पार्ट एरर होगा आप उसे बताने की कोशिश करेंगे। क्या आप मेरी बातें समझ गए ना? तो आइए एक बार क्वेश्चंस को आप पढ़िए, तब तक मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से इन सारी चीज़ों को इरेज करता हूँ ताकि उस क्वेश्चंस को आपको अच्छे से मैं यहाँ एक्सप्लेन कर सकूँ। चलिए आइए हम तो पढ़ते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है, द रिपोर्ट सेज दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग सम ड्रग्स आर टू सेल इन द शॉप टू बी ओपनड सून। अब देखिए इस चीज़ को समझने के लिए मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल लिखूंगा आपके सामने, अगर उसे आप समझ लेंगे तो फिर आप इसका आंसर अपने आप दे लेंगे। तो लिख दूं, आइए लिख देते हैं। जैसा अब यहाँ पे लिखेंगे,
मोहन, या आई लिख दूं, चलिए मोहन ही ठीक है। मोहन इज टू सेल अ बुक। इसकी मीनिंग क्या होगी? चलिए, मोहन इज टू सेल अ बुक। मोहन क्या करने वाला है? सेल करने वाला है। क्या? अ बुक, एक किताब को। मोहन इज टू सेल अ बुक, मोहन एक किताब बेचने वाला है। अगर इसका आप पैसे बनाएंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होगा। अगर हमारे पैसिव वॉइस के सारे वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा तो आई होप कि आप इस क्वेश्चंस को अब तक आप पैसे में कन्वर्ट कर चुके होंगे। तो मोहन इज टू सेल अ बुक, मोहन एक बुक बेचने वाला है। तो अ बुक को क्या करेंगे आप? सब्जेक्ट बनाएंगे। बुक हमारा क्या बना? सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट बना इसके हिसाब से आप कोई बी वर्ब लगाएंगे। अगर इज एम आर लगा है तो इज एम आर में से ही आपको भी लगाना पड़ेगा। तो अ बुक सिंगुलर तो इज लगेगा। उसके बाद इन्फिनेटिव का पैसिव आपको सिखाया गया है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव करने के लिए टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, और सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड। तो अ बुक इज टू बी सोल्ड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई प्लस एजेंट। एजेंट कौन बनता है? जो एक्टिव है इसमें हमारा होता है सब्जेक्ट। तो मोहन है तो मोहन को यहाँ पे आपने लिखा ऑब्जेक्टिव किस में, और मोहन एक नाउन है तो इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तो सेम होता है। तो अ बुक इज टू बी सोल्ड बाय मोहन। अ बुक इज टू बी सोल्ड बाय मोहन। समझ पाए? अब देखिए इसकी मीनिंग है कि ये जो सब्जेक्ट है ये डूअर है। क्या है? डूअर। अगर इस पैटर्न पे इज एम आर के साथ में अगर टू लगाएंगे उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो ये डूअर हो गया इस एक्शन का। समझ गए? तो इसको हम बोलेंगे डूअर। ये डूअर हो गया। लेकिन अगर आपने इस पैटर्न पे बनाने की कोशिश की इज एम आर प्लस साथ में टू बी के बाद थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये डूअर नहीं बल्कि रिसीवर होगा। क्या होगा? रिसीवर होगा। रिसीवर मतलब एक्शन को रिसीव करने वाला, इसको। यानी कि जो बुक है ये नहीं बेचने का काम करेगी, ये बुक को ही बेचा जाएगा। किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। तो मोहन के द्वारा बुक बेची जाती है। यहाँ पे मोहन बुक बेचने वाला है, मतलब बेची जाने वाली है ना, ऐसा होगा। मोहन बुक बेचने वाला है, यहाँ पे मोहन के द्वारा बुक बेचे जाने वाली है, तो ऐसा होगा। तो अगर इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे तो ऐसा ही मैं आपके सामने अब क्या करता हूँ, डायरेक्ट इस क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ, फिर से आप पढ़िएगा क्या इसमें मिस्टेक दिख रहा है। तो एक बार पढ़िए फिर से मेरे साथ। लिखा है द रिपोर्ट सेज दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग सम ड्रग्स, उसमें कुछ ड्रग्स भी इंक्लूड थे। अब आर लिखा है, आप इज एम आर में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इज लिया क्योंकि सिंगुलर था, इसमें आर लिया गया। तो सम ड्रग्स आर मतलब क्या? अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग सम ड्रग्स, उसमें कुछ ड्रग्स भी इंक्लूड थे। अब प्लूरल हुए, आर लिखेंगे। आर के बाद टू सेल लिखा है, इसका मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग सम ड्रग्स, ये मिलकर सब्जेक्ट बने और ये जो है वो सेल करने वाले हैं। तो जो थिंग्स और ड्रग्स हैं वो किसी को सेल नहीं करेंगे, वो किए जाने वाले हैं। ऐसा होना चाहिए ना कि रिपोर्ट यही कहता है कि बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनमें कुछ ड्रग्स भी शामिल है, इनको बेचा जाने वाला है। ठीक है, तो आर टू बी सोल्ड होगा इन द शॉप, मतलब दुकानों में, इन द शॉप में, दुकान में। टू बी ओपन सुन, जो बहुत जल्दी ओपन होंगी। ओके, ओपन की जाएंगी। तो क्या समझ गए कि आपने ये समझा कि आर के बाद में जो टू सेल लिखा है इसको आप करेक्ट करने के लिए आर के बाद आप लिखेंगे टू बी सोल्ड। क्या लिखेंगे? टू बी सोल्ड। तो आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो टू बी सोल्ड यानी कि आर के बाद टू और टू के बाद बी सोल्ड होना चाहिए, यानी कि इसका पार्ट डी माना जाएगा कि एरर है। तो आप समझ गए होंगे कि 43 का आंसर लिखेंगे पार्ट डी। ओके, समझ गए। अब आगे हम बात करेंगे कौन से क्वेश्चंस की, तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। आप समझ गए होंगे 43 के बाद क्या आता है? 44।
अब देखते हैं इसके किस पार्ट में एरर है, आप बताने की कोशिश करेंगे। आपके सामने मैं रखता हूं क्वेश्चन नंबर 44। चलिए तो हाँ पढ़िए क्वेश्चन नंबर 44। लिखा एन अनप्रेसिडेंट रॉयट वाज ब्रोकन आउट इन दिस पार्ट ऑफ द एरिया, in this part of the state this month। चलिए तो लिखा, आइए तो इस चीज को समझने के लिए इसको यहां से हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं और फिर आप बताएंगे कि क्या इसमें मिस्टेक है। आइए तो आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 44 आप पढ़ लिए होंगे, आंसर आपको मिल गया, नहीं मिला? आइए हम पढ़ते हैं। लिखा एन अनप्रेसिडेंट रॉयट वाज ब्रोकन आउट। ठीक है, देखिए एक हमारे पास वर्ड होता है लुक। लुक मतलब देखना, आपको पता होगा लुक मीन्स देखना, लुक मीन्स देखना, हिंदी में आपको ऐसे लिखना है। लेकिन जैसे मैंने लुक के साथ आफ्टर लगाया तो इसकी मीनिंग हो गई चेंज। ये नहीं कि बाद में देखना, नहीं, लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। क्या करना? देखभाल करना। ओके, अगर लुक के साथ आपने इनटू लगाया, लुक इनटू मीन्स जांच करना। क्या करना? जांच करना। ये सब हमारे फ्रेजल वर्ब्स बन जाते हैं। ऐसे एक होता है BREAK के ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मीन्स जबरदस्ती किसी के घर में घुसना, जबरदस्ती किसी के घर में घुसना। ओके, ऐसे यहां पे आपके सामने जो है ब्रेक आउट। अब ब्रेक आउट की मीनिंग क्या होती है? फैलना। क्या होता है? फैलना। फैलना समझते हैं, जैसे बीमारी फैलती है चारों तरफ कोई, वैसे ब्रेक आउट मीन्स होता है फैलना। अब इस मीनिंग को समझ लीजिए। अब इन दोनों के सेकेंड और थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो ब्रोक इनटू, ब्रोक आउट। थर्ड फॉर्म की बात करेंगे ब्रोकन इनटू, ब्रोकन आउट। समझ गए? अब आइए इस क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा एन अनप्रेसिडेंट, जो अभूतपूर्व, रॉयट मतलब क्या थी? दंगा। दंगा फसाद समझते हैं, कह रहे एक ना जो अभूतपूर्व मतलब जो पहले, और पूर्व जो क्या थी? दंगा थी। वाज ब्रोकन आउट लिखा है। वाज ब्रोकन आउट की जगह आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लिख देंगे क्या? ब्रोक आउट, ऐसे लिख देंगे, ब्रेक आउट लिख देंगे, ब्रोक, ब्रोक होगा ना, ब्रोक, ब्रोक आउट। वो फैल गई इन दिस पार्ट ऑफ द स्टेट, इस स्टेट के इस पार्ट में। दिस मंथ मतलब इस मंथ, इस मंथ स्टेट के इस पार्ट में वो फैल गई। तो ब्रेक आउट की मीनिंग ही होती है फैलना। सेकेंड फॉर्म ब्रोक आउट आप कर देंगे, आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नहीं समझ पाए तो इसे ब्रोक आउट करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? ब्रोक आउट। तो पढ़िए एक बार और, लिखेंगे एन अनप्रेसिडेंट रॉयट वाज ब्रोकन आउट। तो वाज ब्रोकन आउट को आपको करना पड़ेगा ब्रोक आउट। तो लिखेंगे एन अनप्रेसिडेंट रॉयट ब्रोक आउट इन दिस पार्ट ऑफ द स्टेट दिस मंथ। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेजल वर्ब्स लिखा, अगर आप समझ गए होंगे तो
आगे की तरफ बढ़ूँ, इनको आप नोट कर सकते हैं, आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं ये, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इंक्वायर्ड इनटू होता है, लुक इनटू होता है, लुक आफ्टर होता है, ब्रेक इनटू होता है, लॉफ्ट एट होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो जो आपके सामने दिख रहे हैं कम से कम उतना तो आप इन्हें लर्न कर लीजिए। आइए इसको हम इरेज करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर मैंने आपको लिख दे रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हम क्वेश्चन 44 के बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। और 45 की बात करने से पहले मैं बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो था पार्ट बी माना जाएगा ना, हाँ बी। तो इसका आंसर पार्ट बी हो जाएगा और इसका आंसर आप बताएंगे। तब तक मैं क्वेश्चन 45 आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए आपके सामने हो गया, आप इसे पढ़ेंगे, उसके बाद तब तक मैं इसे यहाँ से इरेज करता हूँ। वैसे आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको इंग्लिश आ सकती है। बिना प्रैक्टिस का कोई भी चीज़ नहीं आ सकता। हर चीज़ में आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे होते हैं उन्हें प्रैक्टिस बोरिंग लगता है, जिसका ये मेन कारण होता है कि वो इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। तो हर चीज़ में आपको प्रैक्टिस करना होगा, इंग्लिश ही नहीं हर एक सब्जेक्ट में। और इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश के हर एक पहलू में आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। प्रैक्टिस से ही कोई भी चीज़ आप सीख सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट, रूल कुछ भी कितना ही बता लिया जाए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, सारी चीज़ आप जानते रहेंगे, लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस में जाएंगे वो सारी चीज़ें याद नहीं आएंगी कि यहाँ पे ये कंसेप्ट लग रहा है, समझ पाए। तो इस वजह से आपके साथ ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे मैं करा रहा हूँ। इसे आप बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, आप देखते रहेंगे। तो आइए एक बार और पढ़ लिया जाता है। क्वेश्चन 45 को आपने पढ़ लिया होगा, एक बार मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी एक बार पढ़िएगा। मिस्टर गुप्ता डिसओन्ड his son only because he was married a scheduled caste girl। आइए पढ़ते हैं क्या मिस्टेक है। कह रहा है कि मिस्टर गुप्ता जो है डिसोन्ड कर दिए, हिज सन मतलब अपने बेटे को, ठीक है, ओनली बिकॉज केवल इसीलिए कि ही वॉज मैरिड अ शेड्यूल्ड कास्ट गर्ल। इसकी मीनिंग तो आप समझ पा रहे होंगे। जो मिस्टर गुप्ता हैं अपने बेटे को डिसोन्ड कर दिए केवल इसीलिए क्योंकि वो क्या कर लिया, शेड्यूल्ड कास्ट गर्ल से शादी कर लिया, एक शेड्यूल्ड कास्ट की लड़की से उसने शादी कर लिया, जिसकी वजह से उसे डिसोन्ड कर दिया गया। मीनिंग तो आप शायद समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इंग्लिश इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है ना कि लिखा भी गलत जाता है, मतलब गलत लिखा भी जाता है तो समझ में सही आता है। क्या आप मेरी बात से सहमत है ना? क्योंकि इंग्लिश में गलत भी लिखा जाएगा तो आप समझ लेंगे सही, लेकिन उसमें गलती क्या ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी के लिए पूरा ग्रामर हमें पढ़ना पड़ता है। वैसे समझने की बात है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लेंगे तो गलत को भी पढ़ के आप सही समझ लेंगे, जिस तरह से इस क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए, तो मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें कि क्या इसमें मिस्टेक है। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ब आपके सामने मैं रख रहा हूँ जिसे हम बोलते हैं मैरी। क्या बोलते हैं? मैरी। मैरी मीन्स शादी करना। ओके, मैरी जो होता है ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है। कौन से वर्ब होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब आप समझ पा रहे होंगे क्या? जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिखा जा सकता है। जैसे आएगा क्या, आई विल मैरी यू। मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा, आई विल मैरी यू, मैं आपसे शादी करूंगा। अगर मान लीजिए ऐसा किसी ने लिखा, इसका मतलब ये होगा कि मैरी का ये ऑब्जेक्ट बना। क्या बना? ऑब्जेक्ट। सहमत है? लेकिन जब ये वर्ब आता है तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसका मतलब इसका एक ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट इसका इसलिए माना जाएगा क्योंकि इसके बाद इसको लिखा गया है। पर ना एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे दिया जाता है कि आई विल मैरी टू यू, आई विल मैरी टू यू, मैरी टू यू। तो ये गलत हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये टू बीच में जो दिख रहा है ये एक प्रीपोजिशन हो जाता है। और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट दो ही चीज़ों का होता है, पहला एक वर्ब का, दूसरा प्रीपोजिशन का। अगर इस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है तो उसे माना जाएगा कि उस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। अगर बीच में कोई प्रीपोजिशन आ गया तो ये माना जाएगा कि उस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बन गया। समझ रहे हैं?
इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसका मतलब इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट नहीं है, जो कि सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि ये हमारा खुद ही ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो बीच में किसी प्रीपोजिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए? लेकिन जैसे आप इसको पैसिव में लिखते हैं, जैसे पैसिव में लिख देंगे कि ही वॉज मैरिड। अब ध्यान से सुनेंगे, बी वर्ब दिखा, बी वर्ब के बाद ये जो मैरिड है ना, यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह से यूज किया गया है। आप समझ सकते हैं कि थर्ड फॉर्म है, भले ही पैसिव है जो भी हो, पर ये एडजेक्टिव है। कैसे है उसकी चर्चा बाद में किए जाएंगे प्रीपोजिशन में। तो ही वॉज मैरिड, वैसे एडजेक्टिव में भी कर सकते हैं, एडजेक्टिव है तो ही वॉज मैरिड टू सीता। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सीता लिख दिया, ही वॉज मैरिड टू सीता, यानी कि उसकी शादी सीता से हो गई। ठीक है, उसकी शादी किससे हो गई? सीता से हो गई। तो जब इसके पहले कोई बी वर्ब दिखा, मैरिड के पहले बी वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर ऐसा कुछ दिखा, तो बी वर्ब जब मैरिड के पहले दिखा तो मैरिड एडजेक्टिव हो जाता है, और उसके बाद में हम टू का यूज करेंगे। क्या करेंगे? टू में, टू का। तो ही वॉज मैरिड टू सीता, या सीता को भी आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे आ जाएगा कि यहाँ पे सीता वाज मैरिड टू राम। मान लीजिए मैंने राम लिखा, सीता वाज मैरिड टू राम, सीता की शादी राम से हुई, या यहाँ पे भी राम कर लीजिए, राम वाज मैरिड टू सीता, राम वाज मैरिड टू सीता, राम वाज मैरिड टू सीता, या सीता वाज मैरिड टू राम। दोनों में कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही है। पर हाँ, कुछ किताबों में ऐसा सुझाव दिया गया है कि जब मैरिड के बाद अगर किसी मेल का नाम आता है, किसी लड़के का नाम आता है, तो विथ लगाते हैं, अगर लड़की का नाम आता है तो टू लगाते हैं। पर यह बात बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है कि लड़की है तो टू, लड़का है तो विथ, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा टू ही लगाएंगे मैरिड के साथ। हाँ, कभी विद आता है, लेकिन मैरिड की मीनिंग कुछ अलग हो जाती है, वो सब हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इस वर्ब को किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है उस पर हम बात करेंगे कभी। लेकिन यहाँ पे बात शादी की हो रही है कि जब मैरिड शादी करने की बात आएगी तो लड़का हो या लड़की हमेशा आपको यूज करना है टू। तो यहाँ तक तो समझ लिया आपने। तो ही वॉज मैरिड लिखा गया है, तो इसका मतलब कि वो पैसिव में हो गया। यहाँ पे कि ही वॉज मैरिड, उसकी शादी हुई किससे? शेड्यूल्ड कास्ट गर्ल से। हुआ नहीं बल्कि वो कर लिया, जिसकी वजह से उसके जो कौन थे, मिस्टर गुप्ता थे, उसके फादर, वो डिसोन्ड कर दिए उसे। तो इसका मतलब कि वो शादी उसकी हो गई, या उसने खुद एक शेड्यूल्ड कास्ट गर्ल से शादी कर लिया। तो कर लिया एक्टिव का सेंस से, जिसकी वजह से पिताजी नाराज हुए और इसको डिसोन्ड कर दिए। समझ रहे होंगे? तो इसका मतलब क्या कि सेंटेंस होना चाहिए एक्टिव में। तो जो ही वाज मैरिड लिखा गया है तो उसको करना चाहिए ही मैरिड, MARRIED, ही मैरिड, ऐसे करना पड़ेगा आपको। समझ गया? तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। जैसे यही है, आई विल मैरी यू, फर्स्ट फॉर्म लिखे, पास्ट में जाएगा तो आई मैरिड यू, मैंने तुमसे शादी किया, ऐसा बोलेंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ही मैरिड अ शेड्यूल्ड कास्ट गर्ल। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कोई मिस्टेक नहीं लग रहा होगा, मतलब मिस्टेक था जो वो सही हो गया और आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर इसका सी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सी, ABC, हाँ सी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ऑप्शन नंबर 45 का जो ऑप्शन होगा सी, यानी कि सी इसके आंसर मिस्टेक है। और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 45 के बाद होगा 46, जिसमें आप अब पढ़िए, आपके सामने स्क्रीन पे रहा लिखा है। एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ आपके साथ साथ। लिखा, एक्सेप्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस दैट लाइफ ऑफर्स इज अ प्लेजर टू द ब्रेव। बताइए इसमें क्या मिस्टेक है। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, तब तक आप बताने की कोशिश कीजिएगा क्या मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 46 है ना, क्वेश्चन नंबर 46 है। वैसे मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा आपको कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 46। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कौन सा है, 46। इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताएंगे कमेंट करके।
ठीक है, आइए और इसे थोड़ा सा मैं अच्छे से इरेज कर दूं। चलिए, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ लिया है। क्या मिस्टेक मिला आपको? कुछ भी नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल आपने सही बोला, ये क्वेश्चंस 100% सही है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ई। एक्सेप्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेज दैट लाइफ ऑफर्स इज अ प्लेजर टू द ब्रेव। ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। 46 का आंसर आप बोलेंगे ई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आप देने की कोशिश करेंगे कि इसके किस पार्ट में एरर है। आइए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। पढ़िए आपके सामने। लुकिंग इनटू द सिचुएशन दैट प्रिवेल्ड अ फ्यू ईयर्स अगो ही वॉज टेकन दैट डिसीजन। देखिए, ही वॉज टेकन दैट डिसीजन जो लिखा है ये मिस्टेक है। पढ़िए एक बार, क्या गड़बड़ी है। ही वॉज टेकन दैट डिसीजन, समझ रहे हैं? डिसीजन ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। देखिए, अब आपको ये क्या है, बी वर्ब है या नहीं बताइए? बी वर्ब है ना? बिल्कुल बोले आपने सही कि ये बी वर्ब है। अब बी वर्ब के बाद ये क्या दिख रहा है? आप बोलेंगे सर थर्ड फॉर्म दिखा। इतना तो आपको बताया जा चुका है कि जब भी बी वर्ब आए और उसके बाद थर्ड फॉर्म आए तो ऐसा माना जाएगा कि सेंटेंस है पैसिव में। क्या माना जाएगा? पैसिव में। अगर ये सेंटेंस पैसिव में नजर आ रहा है आपको, तो इसका मतलब जो इसका सब्जेक्ट होगा वो रिसीवर होगा, यानी कि जो ही होगा ये डूअर नहीं बल्कि रिसीवर होगा। रिसीवर मतलब जो ये एक्शन हुआ है उसको रिसीव किया गया, मतलब ही वॉज टेकन, उसी को टेकन किया गया, लिया गया। तो दैट डिसीजन यहाँ पे जो लिखा है इसकी क्या मीनिंग है? आपको नहीं लग रहा है कि बिना काम का है? लग रहा है ना? देखिए ध्यान से सुनिए। ही वॉज टेकन, उसे लिया गया। अरे भाई, उसे लिया गया या डिसीजन को लिया गया? आप खुद बताइए। डिसीजन लिया गया, उसे लिया गया? तो डिसीजन लिया गया होगा ना। डिसीजन को कौन लिया होगा? ये लिया होगा। इसका मतलब ये डूअर रहा होगा। अगर आपने ऐसा लिखा तो ही वॉज टेकन, उसे लिया गया। अगर उसे लिया गया तो फिर इसका क्या मतलब है? ये क्यों लिखा गया? ये तो फालतू में हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब कि इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि डिसीजन को ही लिया गया है। तो ऑब्जेक्ट जब है तो इसका मतलब इसे आप सब्जेक्ट को डूअर बनाएंगे, रिसीवर नहीं, बल्कि इसे डूअर करना पड़ेगा हमें। और डूअर करने के लिए सेंटेंस को हमें एक्टिव में लिखना पड़ेगा। नहीं समझ पाए? डूअर करने के लिए सेंटेंस को एक्टिव में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है डूअर, पैसिव का जो सब्जेक्ट होता है रिसीवर। आपको इतना बताया जा चुका है। अगर आपको ये बातें नहीं समझ आ रही होंगी तो आप शुरू से जहाँ से वाइस मैंने स्टार्ट किया वहाँ से आप देखते आइए। आई होप कि आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो डूअर करने के लिए इसको एक्टिव में करना पड़ेगा, यानी कि वाज टेकन को काट के एक्टिव में करेंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव करेंगे तो टुक कर लेंगे, TOO के टुक। क्या करेंगे? ये टुक करना पड़ेगा यहाँ पे वाज टेकन की जगह, तो हो जाएगा ही टुक दैट डिसीजन। इसका मतलब इसने टुक लिया दैट डिसीजन, उस डिसीजन को, यानी कि अब डूअर हो गया कि इसने इस डिसीजन को लिया। समझ गया? तो वही चीज़ें यहाँ पे मिस्टेक थी। तो ही वॉज टेकन दैट डिसीजन को आपको करना पड़ेगा ही टुक दैट डिसीजन। क्या आप मेरी बातें समझ पाए? समझ गए होंगे तो आगे की तरफ बढ़ूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 की। वैसे 47 का आंसर आप क्या देंगे? तो आंसर ABC, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा ना। इसका आंसर हो जाएगा C। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। किसकी? 48 का आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए जरा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आप बताएंगे। चलिए तब तक मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ। आइए इस चीज़ को हम इरेज कर देते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें मिस्टेक है। चलिए तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 48 को ना मैं आपके सामने यहाँ रखता हूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 48 को आपके सामने रखते हैं, देखते हैं। पढ़िए। हाँ,
लिखा डॉग्स सून नो, मतलब जल्दी जान जाते हैं किसको, द पर्सन, उस व्यक्ति को, होम दे आर काइंडली ट्रीटेड। ओके, बताइए, काइंडली मतलब दयालुता पूर्वक जो ट्रीट करते हैं डॉग के साथ, तो डॉग जो होते हैं वो जल्दी उस व्यक्ति को जान लेते हैं, ये कह रहा है। तो क्या होगा, अब बताइए, आई नो द मैन, आई नो द मैन, उस व्यक्ति को मैं जानता हूं, आई नो द मैन हु हेल्प्ड हिम, जो उसकी मदद किया है। आई नो द मैन हु हेल्प्ड हिम। अब बताइए नो क्या है, आपने बोला सर ये वर्ब है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। मैंने पूछा इसका सब्जेक्ट कौन है, आपने बताया आई है। मैंने पूछा ये डूअर है या नहीं, तो आपने बताया डूअर है। फिर ये द मैन क्या है, ऑब्जेक्ट। मैंने पूछा किसका, आपने बोला इस वर्ब का। नो जो लिखा है एक वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट है द मैन। फिर लिखा गया हु हेल्प्ड हिम, ये पूरा का पूरा एक क्लॉज है, आगे चल करके इसको सीखा जाएगा अच्छे से कि आखिरकार क्लॉज होता क्या है। अब ये जो क्लॉज है जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है, तो इसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कह सकते हैं। और रिलेटिव क्लॉज जा करके सेंटेंस में दो तरीके से काम करते हैं, डिफाइनिंग क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के रूप में। वैसे यहाँ पे डिफाइनिंग क्लॉज है, और डिफाइनिंग क्लॉज का ही एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। यानी कि ये जो मैन है एक नाउन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनता कौन है सेंटेंस में, नाउन या प्रोनाउन ही बनता है, और कुछ बन ही नहीं सकता। नाउन के हमारे इस वीडियो में इसका जिक्र किया जा चुका है कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में होता कौन है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन्हें आप अच्छे से देख लें, तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। तो द मैन जो लिखा है यहाँ पे, द मैन, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये क्लॉज इस मैन को क्वालिफाई कर रहा है, ऐसा लग रहा है नहीं। देखिए, आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। मैंने पूछा अरे कौन से व्यक्ति को आप जानते हैं, आपने बोला हु हेल्प्ड हिम, जो उसकी मदद किया है। यानी कि जो उसकी मदद किया उस व्यक्ति को मैं जानता हूँ। यानी कि यहाँ पे एक इंसान रहा, यहाँ पे एक रहा, और इसने इसकी हेल्प किया, तो बोले कि इसकी जिसने हेल्प किया उस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, यानी मैं इसको जानता हूँ। नहीं समझ पाए, तो इस व्यक्ति को यानी कि मैन को क्वालिफाई करने की वजह से एडजेक्टिव क्लॉज बना। और एडजेक्टिव क्लॉज की खासियत ये होती है कि जिसको क्वालिफाई करता है उसी के बाद में रखा जाता है, नहीं तो ये क्वालिफाई किसी और को करने लग जाएगा। तो अगर इसका आपको पैसिव बनाना होगा तो इसके पैसिव दो तरीके से बनते हैं। चलिए बना देते हैं, बना दें। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ लाएंगे, मतलब इस सब्जेक्ट को उठा करके आप पहले करेंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, और जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके साथ में जो जुड़ा हुआ एडजेक्टिव क्लॉज है या रिलेटिव क्लॉज वो भी साथ साथ चला आएगा, नहीं तो किसी और को वहाँ से क्वालिफाई करने लग जाएगा और मीनिंग हो जाएगी चेंज, और मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे द मैन हु हेल्प्ड हिम, ऐसे बनाएंगे द मैन हु हेल्प्ड हिम। अब ये सब्जेक्ट है और इसको क्वालिफाई करने वाला ये एडजेक्टिव क्लॉज बीच में आ गया, तो द मैन हु हेल्प्ड हिम। उसके बाद हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज नोन टू मी, और आपको पता होगा नोन के साथ में बाई नहीं बल्कि टू का यूज करते हैं। तो द मैन हु हेल्प्ड हिम इज नोन टू मी। क्या आप मेरी बात समझ गए? अगर आप मेरी बात समझ गए होंगे तो चलिए इसको दूसरे तरीके से एक और तरीके से पैसे इसका बन सकता है, तो मैं उस तरीके से बात कर लूँ। आइए बात कर लेते हैं। तो आई नो द मैन हु हेल्प्ड हिम, तो मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जो उसकी मदद किया। अब देखिए, अब बस चाहेंगे तो इस वाले पार्ट को भी केवल पैसे में बदल देंगे, दूसरा तरीका रहा। तो उस दूसरे तरीके को बनाने के लिए मुझे इस पहले वाले तरीके को यहाँ से इरेज करना पड़ेगा, तो कर दूं। चलिए आइए, आप कह रहे हैं तो मैं कर ही देता हूँ। तो आइए इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखिए, अब ऐसा बनेगा आई नो द मैन, ये जैसा है वैसे मैंने लिखा आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। अब इसका अगर पैसे बनाएंगे
तो हु हेल्प्ड हिम, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसके द्वारा उसकी मदद की गई, उसकी। तो ये हिम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इसे आप सब्जेक्ट बनाएंगे। तो बनाएंगे तो क्या हो जाए, आई नो द मैन। अब पहले थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए, अभी मैं गलत बनाऊंगा फिर सही बनाऊंगा। तो आई नो द मैन ही वाज हेल्प्ड बाय हुम, ऐसा करेंगे। और आपको मैंने बताया कि बाय हुम को हमेशा कहाँ लिखते हैं, सेंटेंस के शुरू में, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड होता है। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है नहीं, पर बनेगा उसी तरीके से, ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन वर्ड है। तो बाय हुम को ऐसे में ना यहाँ पे आप कंजंक्शन मानेंगे, क्या मानेंगे, कंजंक्शन। और कंजंक्शंस को भी आप बीच में लिखेंगे, या तो शुरू में लिख देंगे, तो बीच में रहेगा तभी तो दोनों को लिंक करेगा कंजंक्शन। बताइए इसको बाद में कैसे कर देंगे, कंजंक्शंस कभी लास्ट में थोड़ी ना आता है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। अब कंजंक्शंस को उठा के कर देंगे पहले, तो बाय हुम ही वाज। अब देखिए बाय हुम को जब कंजंक्शंस को पहले किए, सही है, कंजंक्शन है तो ही लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन वर्ड होता तो वाज को पहले कर देते। तो आई नो द मैन बाय हुम ही वाज हेल्प्ड, और यहां से कंजंक्शन हो जाएगा गायब। क्या आप मेरी बातें समझ रहे हैं? सही है। तो आई नो द मैन बाय हुम ही वाज हेल्प्ड, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं बाय हुम जिसके द्वारा ही वाज हेल्प्ड, उसकी मदद की गई। वैसे में हो गया ना। तो इसके पैसे दो तरीके से, एक पहला वाला मैंने बनाया, फिर दूसरा वाला ये वाला हो गया। वैसे ये वाला रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि कंजंक्शंस को आप लास्ट में नहीं लिख सकते, यहाँ बीच में आएगा तभी तो दोनों को लिंक करेगा, या इसके साथ में ये पूरा क्लाज है तो इसको उठा करके आप चाहे तो पहले भी लिख सकते हैं कि बाय हुम ही वाज हेल्प्ड आई नो द मैन, तब भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बाय हुम जो है यहाँ पे कंजंक्शन है और ये रिलेटिव क्लाज बनना है, तो इस मैन को क्वालिफाई कर रहा है उधर। तो वैसे आपको ये ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ पाए कि यहाँ पे हुम के पहले बाई लग रहा है, अगर ये पैसिव में हो रहा है तो लग रहा है ना कि आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ बाय हुम ही वाज हेल्प्ड। अगर इधर आपको बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म दिख रहा है पैसिव में, तो इसका मतलब हुम के पहले यहाँ पे बाई का यूज करना पड़ रहा है। तो वैसे ही तो यह है डॉग्स सुन नो, मतलब जो कुत्ते हैं जल्दी जान जाते हैं। द पर्सन मतलब उस व्यक्ति को, बाय होम दे आर काइंडली ट्रीटेड, दे आर लगा बी वर्ब, काइंडली एक एडवर्ब हुआ, ट्रीटेड थर्ड फॉर्म, यानी कि आर के बाद थर्ड फॉर्म आपको दिख रहा है, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में है। पैसिव में अगर उधर हो गया इधर, तो हुम के पहले आपको बाई का यूज करना पड़ेगा, यानी कि बाई यहाँ पे नहीं लगाया गया, जो कि मिस्टेक था। आई होप कि आप समझ पाएंगे कि हाँ सर बाई तो होना ही चाहिए यहाँ पे। डॉग्स सून नो द पर्सन बाय होम दे आर काइंडली ट्रीटेड। क्या आप मेरी बात समझ गए? तो यहाँ पे आपका आंसर माना जाएगा बी, यानी कि बी में मिस्टेक है, हुम के पहले बाई करना पड़ेगा। 48 का आंसर हो जाएगा बी। क्या आप समझ गए? आइए, अगर ये समझ गए होंगे तो इसे मैं इरेज करता हूँ, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता हूँ और बात कर लेंगे आगे की तरफ कौन से क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि क्या माना जाएगा। वैसे तब तक मैं इसे इरेज करता हूँ और वैसे स्क्रीन पे मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 49 ना, 49 में लगा देता हूँ। चलिए तब तक आप इसे पढ़ते रहिए और मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आप पढ़ करके बताएंगे 49 में क्या मिस्टेक है। तब तक क्वेश्चंस आप पढ़िए। चलिए तो आप क्वेश्चंस पढ़ लिए, बताइए। वैसे अगर आप क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे तो अब एक बार मैं भी पढ़ूंगा आपके सामने और देखते हैं इस क्वेश्चंस में क्या मिस्टेक है। वैसे क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त तरह के हैं, है ना। बताइए पैसिव वाइज की, अगर ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चंस के मैं आपको प्रैक्टिस करा दूं तो पैसिव वाइज से रिलेटेड कोई कमी नहीं दिखेगी आपके अंदर। अभी नाउन के भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने हैं, प्रोनाउन के हर एक टॉपिक पे अच्छे से करके फिर मिसलेनियस टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर के आपकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी होगी। तो आइए एक बार पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। हाँ तो पढ़िए। लिखा, नो अदर लीडर ऑफ इंडिया इज होल्ड इन so high esteem as Mahatma Gandhi, who is called the father of the nation। क्या आपको कुछ मिस्टेक मिला? नहीं।
देखिए पैसिव वॉइस होने के लिए बी वर्ब होना चाहिए, थर्ड फॉर्म होना चाहिए। आपको उसमें कहीं ना कहीं इज नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है कि नो अदर लीडर ऑफ इंडिया इज होल्ड, और इज के बाद यहाँ होल्ड लिखा गया है। और आप एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि जो होल्ड होता है ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म। पता नहीं था वो बात अलग है, अब तो पता हो गया कि जो होल्ड है ये फर्स्ट फॉर्म है और इसका सेकेंड फॉर्म होल्डेड हेल्ड होता है। क्या होता है? होल्डेड नहीं करेंगे आप, हेल्ड करेंगे। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी इसका हेल्ड होता है। और फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जोड़ते हैं तो फोर्थ फॉर्म होल्डिंग हो जाएगा, आपको पता होगा, होल्ड्स होगा। यानी कि ये दो चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, ऐसा नहीं होंगी, पर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, वो होल्डेड कर देते हैं, गड़बड़ हो जाता है। क्या कर देते हैं? होल्डेड, जो कि होल्डेड नहीं होगा, हेल्ड होगा। तो सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो इज के बाद में आप दो ही फॉर्म लिख ही सकते हैं। जो इज एम आर हमारा बी वर्ब होते हैं, कौन से? इज, एम और आर। इनके बाद आप केवल दो ही फॉर्म लिख सकते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर एक्टिव में है तो, या आप लिख सकते हैं थर्ड फॉर्म अगर पैसिव में है तो आपने कौन सा फॉर्म लिखा? फर्स्ट फॉर्म। ऐसा नहीं लग रहा है ये होल्ड लिखा आपने फर्स्ट फॉर्म, तो ऐसे ही बिल्कुल सरासर गलत हो गया ना। तो लिखा नो अदर लीडर ऑफ इंडिया, इंडिया का कोई दूसरा लीडर इज हेल्ड होगा, इज हेल्ड इन सो हाई स्टीम एज महात्मा गांधी हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। तो आपको होल्ड को कट करके हेल्ड करना पड़ेगा। क्या आप मेरी बातें समझ गए होंगे? क्योंकि इसके बाद आप दो ही फॉर्म लिख सकते हैं, आईएनजी या फर्स्ट या थर्ड। फर्स्ट लिख नहीं सकते, जो कि आपने फर्स्ट यूज किया है वहाँ पे, मतलब आपने नहीं किया, क्वेश्चंस में किया गया है, तो क्या है? मिस्टेक। क्या आप समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आप क्या देने की कोशिश करेंगे? आंसर बी होगा ना, बी, आंसर बी होगा। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 50 की। यहां पे आप लिखेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 इसका जो होगा आंसर क्या होगा, आप यहां से आंसर देने की कोशिश करेंगे। और रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 50। हाँ, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ करके आंसर दीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से मुझे इस क्वेश्चंस को लास्ट क्वेश्चंस मान करके यहीं पे मुझे इस वीडियो को रोकना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अगर इस क्वेश्चन का आंसर दिए तो आपका पैसिव वॉइस में कहीं भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए, समझ गए? नहीं समझ पाए, आइए हम समझाते हैं आपको। चलिए ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे लिखा गया है आई को छोड़िए, मैं लिखता हूँ द बॉय। क्या लिखता हूँ आपके सामने? द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर। अब ध्यान से सुनेंगे, द बॉय जो है ये एक सब्जेक्ट है और ये साथ साथ ऐसा भी बोल सकते हैं आपकी एक नाउन है। बोल सकते हैं नहीं? बोल सकते हैं ना। और इस नाउन को ये क्वालिफाई करने वाला एक एडजेक्टिव क्लॉज रहा जो इस बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, जिसकी वजह से आप इसे बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। क्या बोलेंगे आप? एडजेक्टिव क्लॉज। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, यानी कि वह लड़का जो वहां पे खड़ा है, जो वहां पे खड़ा है, इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। इज माई ब्रदर यानी कि वो मेरा क्या है? भाई है, ऐसा आप लिखेंगे। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, यानी कि जो लड़का वहां खड़ा है, समझ रहे हैं, वो मेरा भाई है। तो द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। क्लॉज क्यों है? क्योंकि सेंटेंस का एक पार्ट है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है।
एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जो क्लॉज एडजेक्टिव का काम करता है उसी को हम एडजेक्टिव क्लॉज कह देते हैं। वैसे कभी क्लॉज की वीडियो बनेगी, क्लॉज के ऊपर बात करूंगा या कंजंक्शंस टॉपिक में बात करूंगा, तो इनको डिटेल में देखा जाएगा। वैसे इतना तो आपको समझ में आ ही जा रहा होगा अगर थोड़ा बहुत भी कहीं पढ़े होंगे तो द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, यहाँ पे ही इज माई ब्रदर नहीं लिखेंगे। हिंदी में इसका मीनिंग करने पे हिंदी में यहाँ पे वह, वे, यह ऐसा कुछ सेंस बनता है। जैसे बोलेंगे जो लड़का वहाँ खेल रहा है वह मेरा भाई है, वह आ रहा है हिंदी में ना, तो बच्चे बना देते हैं ही इज माई ब्रदर, गलत हो जाता है। यहाँ पे जो बॉय है ना यही सब्जेक्ट है और ये एडजेक्टिव है पूरा का पूरा। द बॉय इज माई ब्रदर, लड़का मेरा भाई है, ऐसा होगा। कौन सा लड़का? जो वहाँ खेल रहा है, तो उसको क्वालिफाई कर दिया। अब मैं यहाँ बताना ये चाहता हूँ कि इस बॉय को ये क्वालिफाई करने वाला एक क्लॉज हुआ और द बॉय इज माई ब्रदर ये एक दूसरा क्लॉज हुआ। मतलब बीच से इस क्लॉज को अगर आप हटा देंगे तो बनेगा द बॉय इज माई ब्रदर, ये दूसरा क्लॉज हुआ जो कि प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज भी बोल सकते हैं क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही पार्ट होता है। तो इसका मतलब दो क्लॉज है तो बीच में आपने यूज किया एक कंजंक्शन। क्या यूज किया? कंजंक्शन। आप बिना कंजंक्शंस का नहीं लिख सकते, पर कहीं कहीं ऐसी कुछ केसेज होते हैं जहां से इस कंजंक्शंस को हम हटा सकते हैं। बिना कंजंक्शंस के भी दो क्लॉज आ सकते हैं एक सेंटेंस में। जानते हैं कैसे? नहीं? आइए देखते हैं कैसे। जैसे आपने लिखा द फूड, समझ रहे हैं? यहां पे आपने लिखा विच यू ईट इज नॉट प्योर। द फूड मतलब वह भोजन बिल्कुल द बॉय की तरह है। जैसे द बॉय यूज किया आपने वैसे द फूड किए। अब बॉय एक पर्सन है जिसके लिए हु लगाते हैं, लेकिन फूड एक थिंग्स हो गया जिसके लिए आप विच लगाएंगे। तो जैसे ये वैसे ये, समझ गए? अब यहाँ पे अलग से आपको एक सब्जेक्ट लिखना पड़ा और यहाँ पे हु जो है यही सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। द फूड विच यू ईट, अब विच यू ईट ये क्लॉज बना ना, जो इस फूड को क्वालिफाई कर रहा है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि द फूड इज नॉट प्योर। क्या कहना चाह रहे हैं? द फूड इज नॉट प्योर। क्या कहना चाह रहे हैं? ध्यान से सुनेंगे। द फूड इज नॉट प्योर, जो फूड है वो प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है। कौन सा फूड? विच यू ईट, विच यू ईट, जिसे आप खाते हैं। यानी कि जो भोजन आप खाते हैं वो प्योर नहीं है, ये कहना चाह रहा है। समझ गए? अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। विच तो एक रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शंस बोल सकते हैं। यू जो है सब्जेक्ट, इट जो है वर्ब, है ना। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप बोलेंगे विच यू ईट, जिसे आप खाते हैं। आप खाते क्या हैं? कहेंगे सर फूड खाते हैं, इसको खाते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे जो लिखा हुआ ये जो नाउन दिख रहा है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ पे इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट नहीं था, जिसकी वजह से इस कंजंक्शंस को आप हटा नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये जो नाउन लिखा है एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर यूज किए गए वर्ब का ये ऑब्जेक्ट होता है। नहीं समझे? जो ये नाउन है एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर यूज किए गए वर्ब का अगर ये ऑब्जेक्ट होता है तो यहाँ से हम इस कंजंक्शंस को रिमूव कर सकते हैं, बिना कंजंक्शंस के ही सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, जिसे मैं ऊपर यहाँ पे आपके सामने लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बनेगा कि द फूड यू ईट, यानी कि जो भोजन आप करते हैं, द फूड यू ईट इज नॉट प्योर। यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं बिना कंजंक्शंस के, द फूड यू ईट इज नॉट प्योर। समझ गए? तो कई बार ऐसा होगा कि एक सेंटेंस में से मतलब दो क्लॉजें होंगे पर वहाँ पे कंजंक्शंस को हटाया जा सकता है। तो आइए अभी ना इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया, जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं
उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे इसको एक बार और इरेज करके एक स्टेप आगे बढ़ना होगा, तब जाकर के सही तरीके से इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो पाएगा। वैसे आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं, आप इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, आप इसे बिल्कुल एकदम बारीकी से देखिए कि इस क्वेश्चंस में क्या है। इस क्वेश्चंस में सिर्फ आप एक क्वेश्चंस नहीं सीख रहे हैं, बल्कि आप बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट को साथ सीखते जा रहे हैं, जो आगे चल करके आपको कुछ और भी क्वेश्चन जहां सॉल्व करने होंगे वहां आपको ये हेल्प करेंगे कंसेप्ट। इसलिए इस कंसेप्ट को छोड़ना नहीं है आपको ये नहीं सोचना है कि मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस क्लास कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस करना है, ये कौन सी बड़ी चीज़ है। यही तो सबसे बड़ी चीज़ है, एग्जाम में जाकर करना तो यही होता है आपको। आइए, तो अब लिखा है द नेम्स रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर्ड। अब आइए एक चीज़ और समझा देता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, जैसे लिखेंगे राम, ठीक है, हु इज, वाज कर लीजिए वैसे, ठीक है, राम हु वाज प्लेइंग हर्ट हिमसेल्फ, यानी कि स्वयं को हर्ट कर लिया। कौन? राम। अब बोलेंगे कि राम हर्ट हिमसेल्फ, राम ने स्वयं को हर्ट कर लिया। राम हु वाज प्लेइंग, जो खेल रहा था। अब यहाँ पे हु जो है ये क्या है, अब यहाँ पे जो हु है एक कंजंक्शन है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले लिखा था द बॉय, लिखा था या नहीं? बिल्कुल लिखा था। हु इज प्लेइंग देयर, आपने ऐसा स्टैंडिंग देयर था ना, हु इज स्टैंडिंग देयर लिखा था आपने, हु इज स्टैंडिंग देयर, फिर लिखा था इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर मतलब वो मेरा भाई है, ऐसा कुछ आपने लिखा था। अब यहां से क्या इस कंजंक्शंस को मैं हटा सकता हूं? तो इस कंजंक्शंस को आप नहीं हटा सकते, क्योंकि ये जो बॉय है या जो राम है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं हटा सकते। पर ऐसा कर सकते हैं कि इस क्लाज को, ये कौन सा क्लाज है? एडजेक्टिव क्लाज है ना। ऐसा कर सकते हैं कि इस एडजेक्टिव क्लाज को आप एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए इस फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब बनाना पड़ेगा। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह के होते हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल, आईएनजी जोड़ा गया है, इसे आप पार्टिसिपल में चेंज कर सकते हैं। और नॉन फाइनाइट बनाने के लिए इस कंजंक्शंस को अब हटाएंगे तो ये फाइनाइट वर्ब को साथ से भी रिमूव करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें अगर आप रिमूव कर देंगे तो ये सेंटेंस फर्स्ट वाला जो है और सेकंड वाला देखते हैं बनेगा कैसे। तो जो फर्स्ट वाला है वो बनेगा कि राम हु, कंजंक्शंस गायब होगा तो यहाँ से फाइनाइट वर्ब भी गायब होगा, और इसे बना देंगे हम नॉन फाइनाइट वर्ब जो एक पार्टिसिपल का काम करेगा। तो लिखेंगे राम प्लेइंग हर्ट, राम प्लेइंग हर्ट हिमसेल्फ, या ऐसे भी लिख सकते हैं राम प्लेइंग क्रिकेट हर्ट हिमसेल्फ, राम हु वाज प्लेइंग क्रिकेट हर्ट हिमसेल्फ, राम प्लेइंग क्रिकेट हर्ट हिमसेल्फ, या राम प्लेइंग हर्ट हिमसेल्फ। अब ऐसा आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि सर ये तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म आ गया, ऐसा तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। मैंने तो ये पढ़ा कि सब्जेक्ट के बाद कोई इज, एम, आर, वाज, वर, बी की फॉर्म होनी चाहिए, उसके बाद वर्ब में आईएनजी होना चाहिए। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज गोइंग टू स्कूल। राम गोइंग टू स्कूल तो मैंने पढ़ा नहीं, पर क्या आपने जो नहीं पढ़ा वो हो नहीं सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये बिल्कुल 100% सही है। राम प्लेइंग हर्ट हिमसेल्फ, यानी कि राम जो खेल रहा था हर्ट हिमसेल्फ, और यहाँ पे ये पार्टिसिपल हो गया है और नॉन फाइनाइट हो गया है जो इस नाउन को क्वालिफाई करके एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऐसी सेकंड वाले को अगर बनाएंगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा द बॉय स्टैंडिंग देयर
यहाँ तक लिखेंगे ना, द बॉय स्टैंडिंग देयर। अब स्टैंडिंग देयर बना हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब जो एक एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है, इस बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। द बॉय स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। समझ पा रहे हैं? द बॉय स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। अब यहाँ पे स्टैंडिंग देयर आपने लिखा और ये कौन सा पार्टिसिपल बना? आपने बोला सर ये बना प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ते हैं उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, पर जब आप यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल यूज हो जाएगा। और याद रखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग देता है और पास्ट पार्टिसिपल पैसिव मीनिंग देता है। तो चाहेंगे तो यहाँ पे मैं थर्ड फॉर्म भी तो यूज कर सकता हूँ जो पैसिव मीनिंग देगा। कर सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो कुछ एक ऐसा लिखा जाए जो पैसिव में मीनिंग दे दे, लिख दिया जाए। बोलिए। वैसे चलिए इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ से इरेज करता हूँ, ठीक है, तब मैं लिखता हूँ। वैसे आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे कि क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चंस का आंसर आप डायरेक्ट क्यों नहीं बता रहे हैं कि आंसर क्या है। अगर सिर्फ आंसर क्या मैं बता दूं तो इससे आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। अगर मेरे सिर्फ आंसर बता देने से आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाती तो मुझे इतना समय देना नहीं पड़ता आपके साथ, मुझे डायरेक्ट आंसर पे बात कर लेना चाहिए कि इसका आंसर ये, इसका ये, इसका ये। पर उसको आप पढ़ के कब तक इंग्लिश पे आप महारत हासिल करेंगे? करते रह जाएंगे, लाइफ खत्म हो जाएगी, आप नहीं कर पाएंगे। अब आइए यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। लिखेंगे द बुक, बुक समझते हैं किताब। अब ये द बुक बिल्कुल उसी तरह से है जैसे द बॉय, द फूड, ऐसा कुछ आपने लिखा था, ठीक है। द बुक, अब बुक है तो हु नहीं बल्कि विच लगाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? इंसान होगा कोई पर्सन तो हु, कोई थिंग्स तो विच। द बुक विच इज नहीं, आपको करना होगा वाज। द बुक विच वाज बॉट यस्टरडे, द बुक विच वॉज बॉट यस्टरडे, जो किताब कल खरीदी गई थी, हैज बीन स्टोलन, वो चुरा ली गई है। ऐसा लिख दे रहा हूं, हैज बीन स्टोलन, वो चुरा ली गई है। क्यों चुरा ली गई है? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी, पढ़ने में बहुत आनंद आता होगा। तो लिखा गया है द बुक विच वॉज बॉट यस्टरडे, जो किताब कल खरीदी गई थी, हैज बीन स्टोलन, उसे चुरा लिया गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे द बुक जो है ये एक नाउन है। क्या आप मेरी बात से सहमत है ना? बिल्कुल है, होना भी चाहिए। तो द बुक एक नाउन हुआ, नाउन के बाद ये कंजंक्शंस हुआ है, और इस कंजंक्शन से लेकर के पूरा यहाँ तक एक क्लाज बन रहा है जिसे आप एडजेक्टिव क्लाज कहेंगे। क्यों एडजेक्टिव क्लाज कहेंगे? क्योंकि इसने इस बुक को क्वालिफाई करने की कोशिश की, और जो बुक है एक नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो लिखा है द बुक विच वॉज बॉट यस्टरडे, वह किताब जो कल खरीदी गई, हैज बीन स्टोलन, आज चुरा ली गई है। क्या समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे, समझ गए ना? तो जो किताब कल खरीदी गई थी आज चुरा ली गई है। अब यहाँ पे आप चाहेंगे तो यहाँ से इस कंजंक्शंस को आप हटाएंगे, नॉन फाइनाइट बनाने के लिए इस कंजंक्शंस को हटाएंगे, और यहाँ से इस फाइनाइट वर्ब को भी, वाज को भी रिमूव करना पड़ेगा, और डायरेक्ट इस थर्ड फॉर्म को इस बुक के बाद लिख देना होगा जो पैसिव मीनिंग देगा, जिसे आप बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। तो आइए इस क्वेश्चंस को ना मैं यहाँ एक बार आपके सामने लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ऐसे लिखेंगे द बुक, ये द लिखा गया है, द बुक। अब डायरेक्ट आप
आप क्या करेंगे, बॉट लिखेंगे, BOUGHT। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि द बुक के बाद आपने बॉट लिखा, द बुक बॉट, यानी कि जो किताब कल खरीदी गई थी, द बुक बॉट यस्टरडे, द बुक बॉट यस्टरडे, वह किताब जो कल खरीदी गई थी, द बुक बॉट यस्टरडे, क्या हो गया, हैज़ बीन स्टोलन, हैज़ बीन स्टोलन, वो क्या कर ली गई है, चुरा ली गई है, स्टोलन, ठीक है। द बुक बॉट यस्टरडे हैज बीन स्टोलन, द बुक बॉट यस्टरडे, यानी कि जो किताब कल खरीदी गई थी, यानी कि इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ से आपने कंजंक्शंस को हटा करके फाइनाइट वर्ब को हटाया और इसे आपने बनाया नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या बनाया, नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि ये पार्टिसिपल है। कौन से पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल कैसिव मीनिंग देता है, पैसिव। तो द बुक बॉट यस्टरडे, द बुक मतलब वो किताब, बॉट यस्टरडे जो कल खरीदी गई थी, हैज बीन स्टोलन, चुरा ली गई। समझ गए। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे तो अब आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, जो क्वेश्चंस आपके सामने लिखा गया है। तो आइए उस क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेते हैं। पढ़िए फिर से। लिखा है द नेम्स रिकॉर्ड, समझ गए। वैसे द बुक बॉट, तो द बुक बाई नहीं लिखेंगे, द बुक बॉट लिखना पड़ेगा। तो वैसे द नेम्स रिकॉर्ड जो है वो गलत है, द नेम्स रिकॉर्डेड। नहीं समझ गए, तो द नेम्स रिकॉर्डेड आपको करना पड़ेगा। वैसे आइए, अगर ये समझ गए होंगे तो आप इन्हें लिख सकते हैं। मैं इसको इरेज करके इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। वैसे इन्हीं कंसेप्ट पे होगा, आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो उस क्वेश्चन को भी मैं बता दे रहा हूँ। तो आइए उस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं क्या। वैसे आइए देखते हैं। लिखा है द नेम्स रिकॉर्डेड, क्या लिखा है, द नेम्स रिकॉर्ड, RECORD, ऐसा लिखा है ना, लिखा है ऐसा ही ना। देखिए ये गलत है, क्यों। अब ऐसा आपको करना पड़ेगा कि द नेम्स विच, अब नेम्स है, कोई इंसान तो है नहीं, तो विच का यूज करेंगे। तो द नेम्स विच, अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा क्या, विच वाज। अब देखिए वाज नहीं करेंगे क्योंकि प्लूरल है ना, तो द नेम्स विच वर या विच आर रिकॉर्डेड। अब ऐसे ही था, द बुक विच वाज बॉट, द बुक विच वाज बॉट, या द बुक या बुक्स कर लेंगे तो द बुक्स विच वर बॉट। तो वैसे द नेम्स विच वर या विच आर रिकॉर्डेड। अब इसको नॉन फाइनाइट बनाने के लिए कंजंक्शंस को रिमूव करेंगे यहाँ से। वैसे सही है, इसी का शॉर्ट रूप होगा। और यहाँ से इस नॉन फाइनाइट वर्ब को हटा देंगे तो आपका सेंटेंस ऐसे बनेगा, द नेम्स रिकॉर्डेड, द नेम्स रिकॉर्डेड। अब यहाँ पे वर या आर दोनों हो सकता है, पता है क्यों, क्योंकि द नेम्स रिकॉर्डेड इन दिस रजिस्टर डिजर्व, यहाँ पे डिजर्व लिखा है, प्रेजेंट इंडिफरेंट में लिखा है, ठीक है ना, मच अटेंशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर। तो प्रेजेंट में लिखा है तो हो सकता है नाम पहले से जो रिकॉर्ड हो या जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो दोनों की बात चल रही है, दोनों हो सकता है। ओके, तो वैसे उसी का शॉर्ट रूप ये है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो हमेशा हर हालत में थर्ड फॉर्म ही आएगा, तब जाकर के ये सेंटेंस आपका सही होगा। तो समझ गए होंगे किस पार्ट में एरर था, पार्ट नंबर ए में था। तो आप लिखेंगे 50 का क्वेश्चंस का पार्ट ए में मिस्टेक था। क्या आप मेरी बातें समझ गए? अगर समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। वैसे मैं सोच रहा हूँ क्या कि अब वीडियो बहुत लॉन्ग होता जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को यहीं पे ब्रेक किया जाए और अब हम आपसे मिलेंगे इसके आगे के जो क्वेश्चन है, यानी 51 से आगे के जो क्वेश्चन है उनके साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसे देखते रहें। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं।